पहले कोई सैनिटी प्रिवेल कर रही थी, चीफ कमिश्नर और 3 सीनियर कमिश्नर बैठ के बैंक अकाउंट अटैचमेंट का फैसला करते थे। आपने क्या, अब हमारा IRO जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, पैसे रिकवर करके लाओ। इनको 138 की गन पकड़ा दी है, जाओ खड़े हो जाओ हर बैंक के पास जाके और वो थैला भर के ले आओ। दुनिया में किसी जगह के ऊपर इस तरह का कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। भाई आपने जिस बंदे से रिकवर कर लिया है बिल्स पाकिस्तान की बेसिस पे, मिल्लत ट्रैक्टर के ऊपर, वॉइस कम्युनिकेशन के ऊपर, आप देखो IRO की कैपेसिटी क्या है। आपने उसको सुप्रीम कोर्ट कह दिया। आपने इस लॉ में ये लिखा है कि उसके ऑर्डर को कोई एनालिसिस करेगा, कोई कमेटी बैठेगी। आपने अगर वो उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया तो अगले दिन वहाँ पे उस मरी हुई मुर्गी से अंडा तो नहीं निकाल सकते ना। हराम फिर खाएंगे तो खा लें आप जितना खा सकते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को खाना शुरू हो जाएंगे। एक जाहिल ऑफिसर की असेसमेंट को डिफेंड करते हुए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे ख़त्म हो गई, उसको घर भेजें, उसकी रिकवरी करें। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया तो उसके बाद चाय महंगाइयाँ और एक खौफा हरास की फ़िज़ा पैदा हुई और इसके बाद इस पर बड़े कमेंट्रीज़ भी आई, वीलॉग्स भी आए और कई टैक्स बार की तरफ से इस पर अदम एतमाद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका बायकॉट करने का भी ऐलान किया। और इसके साथ मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से भी हमने इस पर आज भाई सजाद भट्ट साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इंतहाई काबल और मद्दे मुजाहिदा हमारे जिन्होंने FBR के साथ हर मौके पर हर जगह पर जहाँ भी, चाहे वो FBR हो, चाहे ATIR हो, चाहे CIR अपील हो, किसी फोरम पर भी, और चाहे वो हाई कोर्ट में हो, कहीं भी इन्होंने जहाँ पर भी इन्होंने देखा है जी के लाकानूनी देखी है तो इन्होंने रहा तो फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन फ़ौरन गए हैं, रहा फिर साथ साथ हाई कोर्ट में गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कई जजमेंट्स इसी बात पर हैं जी के अथॉरिटीज़ को आर्टिकल 24A में कैसे काम करना है, फेयर ट्रायल कैसे देना है, और अथॉरिटीज़ की अगर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं तो उन्होंने अपने कानून के राय के मुताबिक काम करना है। तो जनाब आज भाई सजाद भट्ट साहब हमारे दरमियान मौजूद है तो इंतहाई खुशकिस्मती की बात है और आज हम इस मौके को अवेल कर, और जनाब का विसल ब्लोअर के तौर पर भी बहुत एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जहाँ पर भी टैक्स चोरी देखी है तो वहाँ मुतल्लिका अफसरान के तक को वहाँ पर उन्होंने कि जहाँ पर टैक्स चोरी की वजह बने हैं तो इन्होंने उस वजूहात को आगे एक्सप्लेन किया और टैक्स चोरियों को पकड़वाया है। और इसके साथ साथ जहाँ पर भी टैक्स चोरी हो रही है, डिपार्टमेंट्स की मिली भगत है, तो इन्होंने उस चीज़ को कर्ब किया है। तो मैं आज की तक जो सेमिनार है हमारा ऑर्डिनेंस 2025 पर, इसके बाकायदा आगाज़ करने के लिए तिलावत कुरान पाक से मैं मोहम्मद यूनुस गाजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कुरान पाक से आज के इस सेशन का आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए मैं जनाब हाजी खलील अहमद साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो
जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तो जल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, तो जल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए। जज़ाकल्लाह। अब हम बात करेंगे टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025, जिसके तहत एफबीआर को अख्तियार हासिल हो गया है कि किसी वक्त भी किसी मौके पर भी बगैर किसी नोटिस बगैर किसी इंटीमेशन वो टैक्स गुजारान के टैक्स जो बैंक अकाउंट्स हैं या किसी दीगर मोड ऑफ रिकवरी है उनको बगैर बताए कर सकते हैं। और इवन के अगर किसी जगह पर उनकी प्रीमिसेस पर ऑफिसरान को बिठाना है तो वो भी जाकर बैठकर विज़िट भी कर सकते हैं और उनकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो आज इसका क्या गलत इस्तेमाल होगा या पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, क्या रे इकानमी के लिए बेहतर होगी अमेंडमेंट्स, क्या ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जबकि असम्बली का इजलास मौजूद था ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जा रहा है और इस पर अभी तक क्योंकि एक्ट नहीं बना, एक कैबिनेट की तो अप्रूवल हो गई है, लेकिन क्या एक्ट बन सकता है या बनने के लिए ये कानून साजी जो है इस काबिल भी है कि इसको एक्ट में रहा जाए। क्या इसके दो जो दराइज जो इसके नताइज हैं वो क्या होंगे, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ तो नहीं जाएगी, क्या बिजनेसमैन का कारोबार बंद तो नहीं कर जाएगा, क्या वो बैंक्स जो कि सेक्शन 140 आता है जी के जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ रिकवरी है कि किसी तीसरे शख्स के पास मैंने पैसे रखवाए हुए हैं और उस पैसे को चाहे वो कोई भी शख्स है, ताजर है, बैंक है, तो उससे रिकवरी कर ली जाए। तो क्या इस तरह डायरेक्ट इतना ज़्यादा अख्तियार देना एफबीआर को मुनासिब है। मैं जनाब वहीद सज्जाद बख्श साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हमारे सीनियर लायर तो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने इस पर ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डिनेंस को अगर दो लफ्ज़ों में बयान करें तो वो ऐसे है, एक टैक्स पेयर है, एक टैक्स कलेक्टर है। टैक्स पेयर की जब कैलकुलेशन होगी तो वो 5 मरतबा 20 करे तो उसका 100 आएगा। एफबीआर ने कहा कि हमारी बार 7 मरतबा 20 करेंगे फिर 100 होगा। 7 20 का 100 एफबीआर का और टैक्स पेयर का 5 20 का 100। बेनिफिट और बर्डन हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप बर्डन कर रहे हैं कि हम रिकवर कर लेंगे, रिकवरी आपका राइट है करें, लेकिन लॉजिकली रिकवर करें कि लोग सरवाइव करें। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, ऑर्डिनेंस मैंने पढ़ा बड़ी डिटेल से, एक इसमें हिडन अथॉरिटी भी इन्होंने डिफ़ाइन किया है, शायद आप लोगों ने नहीं देखी। वो है सुप्रीम अथॉरिटी इनलैंड रेवेन्यू। ये देखा आपने यहाँ पे, सुप्रीम अथॉरिटी अंडर इनलैंड रेवेन्यू SSAIR। बाद में देखिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये इनविजिबल है लेकिन बना दिया गया है। एक IRO के पास असेसमेंट की पावर्स है, ज़रा उसकी लैंग्वेज सिर्फ देख लें। ऑर्डिनेंस बनाने वाले के ऊपर उसके हाथ चूमने चाहिए कि उन्होंने एक नया
इनलैंड रेवेन्यू में एक अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया है, नॉट बी स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ और एनी रूल, एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, फोरम और अथॉरिटी। सिर्फ यही रह गया है कि अदर दैन गॉड, खुदा के अलावा बाकी जो भी है ना वो सब एक दीवार के साथ हैं। जी साहब, द टैक्स पेएबल, मुकद्दस है टैक्स पेएबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और एनी असेसमेंट ऑर्डर shall become immediately payable or within the time specified in the notice issued by the income tax authority under this subsection, irrespective of the time provided under any other provision or the said decision or judgment। ये जजमेंट और डिसीजन की जो बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान LNG का बड़ा मशहूर मरूफ केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन पे जजमेंट किया कि आपने रिकवरी करनी है, टैक्स पेयर को मौका तो दें, उसको चांस दें कि अगर उसके पास राइट ऑफ अपील है तो वो उसके अगेंस्ट इंटरम रिलीफ को मैनेज करे, नहीं तो आपको पे करे। और 7 डेज़ का टाइम है, 7 दिनों में क़यामत नहीं आ जानी। आपने कहा एनी जजमेंट भी आप आउट कर रहे हैं। ये सबसे ये बड़ा फिस्कल जोक है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिसे मैंने कहा था ना SSAIR, इन केस द इशू गिविंग राइज टू द टैक्स पेएबल इज डिसाइडेड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की बेस के ऊपर आर्डर किसने पास करना है? एक IRO के पास अथॉरिटी है, असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है या कमिश्नर है। उन्होंने आर्डर पास कर दिया और लिख दिया कि मैंने ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अथॉरिटी के ऊपर बेस करके कर रहा हूँ। तो IRS के ऊपर आर्डर आता है, 4:10 के ऊपर वो आर्डर अपलोड करे और 4:20 पे बैंक से पैसे ले जाके टैक्स पेयर बाढ़ में जाए। सारा टैक्सेशन का सिस्टम खुदा हाफिज़ प्रेसिडेंट साहब को जाके सल्यूट करे। सुप्रीम अथॉरिटी इनलैंड रेवेन्यू, मैंने इसीलिए कहा है कि एक IRO अब सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर देगा टैक्सेशन में। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, मशहूर मरूफ जो एक्टिविटी टैक्स में चल रही है, यहाँ आप 161 में डिमांड रेज करते हैं, यहाँ आप 122(5) लगाते हैं, यहाँ आप लोगों के रिफंड्स रिजेक्ट करते हैं, यहाँ आप 111 लगा रहे हैं, यहाँ आप इरोनियसनेस के ऊपर जाके असेसमेंट को डिस्टर्ब करते हैं कि हम किसी तरीके से वहाँ रिकवरी करेंगे। इन सारी चीज़ों में आलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई इशू डिसाइड किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि IRO को आपने इस हद तक सुप्रीम पावर्स दे दी है कि उसने कह दिया, एग्जांपल एग्जैक्ट लेते हैं, मिल्लत ट्रैक्टर का बड़ा मशहूर मरूफ केस है 111 की हैसियत में। उसने कहा जी मैंने मिल्लत ट्रैक्टर को फॉलो करते हुए ये एडिशन कर दी, तो ये ला तो उसको सपोर्ट करेगा, आप कर लें। उसमें 15 चीज़ें आ सकती हैं कि टैक्स पेयर को मौका नहीं दिया गया कि वो हर एंट्री को एक्सप्लेन करे। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने लिख दिया जी 2021 SEMR 1358 ये लगा दिया, तो ये डिमांड निकल आई और ये न्यूली अमेंडेड लॉ में मैंने बैंक से पैसे ले लिए और पैसे भी 100% रिकवर कर लेगा। और हाई कोर्ट के बेसिस के ऊपर अगर IRO ने फैसला करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दें कि हर सूबे में जो हाई कोर्ट है वो सुपर है, कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक टैक्स पेयर के पास राइट ऑफ रिव्यू मौजूद है। भाई आप उसकी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, टैक्सेशन की रिकवरी अल्टीमेटली प्रॉपर्टी से महरूम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही सारी रिकवरी कर लेनी है, पूरा टैक्सेशन का निज़ाम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सारे बाढ़ में जाएं। हम वी आर सुपर। दुनिया में किसी जगह के ऊपर इस तरह का कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। मैं किसी और पैटर्न के ऊपर ये वर्ड यूज़ करता था, स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी। बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड टैक्स कलेक्शन है। रॉबर क्या करता है, बैंक में आके गन से मेरे पैसे ले जाता है। भाई साहब अब आपने 138 आपके पास एक गन आ गई है ना, आपने कहा जी ये डिमांड मैंने निकाली है 4:10 पे, इतनी अमाउंट आप डेबिट कर दें, तो ये वर्स्ट एग्जांपल है स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी की।
आप टैक्सेशन के निज़ाम को बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। लोग कैश इकॉनमी पे आए, पैसे सारे निकालें, या जो यहाँ निज़ाम चल रहा है अभी लिफाफा दो तो मामला करेगा, वरना मैंने तो ये 100 ले लेना है। और आगे आपने पिछले 2024 में अमेंड किया है कि डिमांड का 30% के ऊपर आपको स्टे मिलना है। अगली बात के ऊपर आते हैं, और एक अपील का राइट भी खत्म कर दिया। वो तो हमने पिछले डिस्कशन में कहा था कि इन्होंने तो अब सुप्रीम कोर्ट को कमिश्नर अपील बना दिया कि अब आप बैठ के मेरा रिकॉर्ड चेक करें। हाई कोर्ट का है कि डिवीजन बेंच मेरी कैश बुक, लेजर्स, मेरी सेल्स, मेरी परचेजेस, ये पेमेंट सारी चेक करेगा बैठ के। आईटीओ का काम इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर आईटीओ तो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं ना असेसमेंट पे, ये सारी कुछ वो करते हैं। तो लॉ की अमेंडमेंट के बाद जब रिकवरी के ऊपर आपने ये इतना बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी वाला इशू बना दिया है, तो मुझे नहीं पता कि बाहर वाले क्यों खामोश हैं और ये इस टैक्सेशन निज़ाम की बर्बादी में हिस्सेदार बन रहे हैं। दूसरी तरफ आएँ, बर्डन और बेनिफिट। आपको इतना ख्याल आ गया कि मैंने रिकवरी करनी है। कभी वहाँ पे किसी अल्लाह के बंदे को, लंगड़ियाल साहब को पता चला कि मल्टी ट्रिलियंस के जो रिफ़ंड पेंडिंग हैं वो किसने देने हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर लोन है, वो कहता है हमने कौन सा देना है। जो ले रहे थे वो कब्र में पड़े हुए हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमने आगे चले जाना है, अगले आगे देंगे। भाई आपने लोगों का जो रिफंड्स देना है उनको आपने किस बेसिस के ऊपर रोका हुआ है। इसी के पैरेलल प्रोविजन आज से 6 साल पहले 170A आई थी। लास्ट ईयर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसके ऊपर ऑर्डर दिया। 170A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ऑटोमेटेड टैक्स रिफंड सिस्टम, कि आपने डिडक्शन होगी, टैक्स रिटर्न फाइल की, ऑटोमेटेड सिस्टम नेक्स्ट मोमेंट आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगा। ये किसने रोका है इनको? बट आपका ये ट्रस्ट मनी है ना, मैंने आपको डिडक्शन करवाई है और मैं कह रहा हूँ मेरे एक्सेसिव पेमेंट है तो मुझे आप वापस करें। सारी लिटिगेशन आप एनालिसिस करें लंगड़ियाल साहब, लिटिगेशन FBR की रिफ़ंड को कर्टेल करने में, रिफ़ंड को रोकने में, रिफ़ंड को डिले करने में और रिफ़ंड को अवॉइड करने के लिए फ्रीवियस असेसमेंट करने के ऊपर घूम रही है। आप रिफ़ंड का टॉपिक निकाल दें या तो इसे ख़त्म कर दें, या FBR के आपने रिफ़ंड कमिश्नर्स बना दिए हैं। वो ऐसे ही है कि मैंने सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक डिमांड क्रिएट करनी है और मेरे पास एडिशनल चार्ज है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने रिफ़ंड को रोकने की कोशिश करनी है अंडर CIR रिफ़ंड्स। इन्होंने वहाँ जाके एक शोशा छोड़ा और एक जोक किया कि हमें $25 मिलियन चाहिए ऑटोमेटेड रिफ़ंड सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये वही है, ना नोमन तेल होना है तो ना FBR की राधा नाचेगी 170A में। उसके ऊपर नहीं इन्होंने सोचा कि हम अपने टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, वो इन्होंने डस्टबिन में फेंका हुआ है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। क्योंकि ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम का मतलब है कि काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोग जो हैं जिनकी दुकान चल रही है रिफंड के ऊपर बंद हो जाएगी, या इवन FBR का अपना बजट डिस्टर्ब होगा जब माइनस में आपने एंट्रीज डालनी है। इसमें सर बस सर मैं थोड़ा सा बात बढ़ाऊँगा। मैं मुल्तान एडवाइज़र FTO के पास किया तो 175A की मैंने बात की, उनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई प्रोविजन है लॉ के अंदर। अच्छा, अब 1083 गाड़ियाँ ये ले रहे हैं BR का स्टाफ, उसके लिए तो बजट 6 साल से नहीं रुका। वो तो 1 साल पहले प्रपोज़ल गई, अप्रूवल हो गई, कुछ और बचा तो थोड़ा सा उसको पेंडिंग कर दिया गया। अब 1000 प्लस गाड़ियाँ और उसको ये जो कल्टस थी इनके पास, कल्टस से ऊपर वाली गाड़ियों पर जा रहे हैं। तो उसके लिए फ़ंड अगर आ सकते हैं तो क्या टैक्स फैसिलिटेशन के लिए जो $25 मिलियन इनको चाहिए तो वो वहाँ से पहले उसको अवेल नहीं कर सकते? इसके ऊपर आप कि क्या आप क्रिएट करेंगे या इसका जो आपका ऑर्डर रुका हुआ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन पर, क्या 1083 गाड़ियों का पैसा अगर वो उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या वो उससे आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है कि नहीं होता, जिससे पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा? बिल्कुल होता है। मैंने अभी रिक्वेस्ट भी किया लंगड़ियाल साहब से, शायद उन तक कुछ चीज़ें पहुँचने नहीं देते। अगर वो कोई टाइम निकाल लें और देख लें कि आपने चीज़ों को बर्डन और आपने बेनिफिट को बैलेंस करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तरफ आओगे तो मैंने 7 दफ़ा 20 गिननी है फिर आपका मैं 100 पूरा करूँगा, और वो उससे काउंटिंग करवाते हैं जिसको 6 तक गिनती आती है, वो फिर 1 शुरू कर देता है। मेरा तो 100 कभी पूरा ही नहीं होना।
वो कोई इशू नहीं है। ये इनके पास थोड़े इसमें बजट है, इनका इंटेंशन ही नहीं है। ऑटोमेटेड रिफंड का मतलब है कि इंटरेक्शन ख़त्म हो गया टैक्स पेयर का टैक्स कलेक्टर से रिफ़ंड के बाबत इंटरेक्शन ख़त्म होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो लिफाफे वाला मामला चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। भाई मैंने रिटर्न इस तरह सबमिट करनी है, सिस्टम ने नेक्स्ट सेकंड मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देने हैं, तो वो फिर कौन आगे रोकेगा जी ये पैसे तो हमने ऐसे दिए तो वैसे करें तो ऐसे करना है। अब इसी पे बात करते हैं जो मैंने कहा सुपर सुप्रीम अथॉरिटी इंडियन रेवेन्यू इश्यूज़ कर लेना, रिकवरी कहाँ। अब इन्होंने 161 की रिकवरी करनी है। एमसीबी का केस 90% आईआर ऑफिसर्स को पता ही नहीं है कि बिल्स पाकिस्तान, ये सारे टैक्स के लोग बैठे हैं गाई साहब, बिल्स पाकिस्तान को रिवर्स हुए भी 5 साल गुजर गए हैं। ये इलामा साहब अभी भी आज बिल्स पाकिस्तान के ऊपर जो किसी आईआईआर ने ड्राफ्ट किया था, सारा टब्बर उसी को कॉपी करके 161 की डिमांड निकालता जा रहा है। एमसीबी को फर्दर एलेबोरेट किया है रिसेंटली डिवीजन बेंच 1 है इस्लामाबाद का, एमएम अकरम साहब ने, वाइज कम्युनिकेशन का फैसला है। वो पूरा एसओपी दे दिया है कि आपने रिकवरी, बेसिकली रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे करनी है, और उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस डिसाइड किए हैं। उस डिसीजन को फॉलो करते हुए एफबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी हैं। आज इसको 3 महीने हो गए हैं, कोई आईआरओ उसको फॉलो नहीं कर रहा, ना वाइज कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहा है, ना एमसीबी वाले केस को फॉलो कर रहा है। तो ये जो सुपर सुप्रीम आईआरओ होगा वो कहेगा जी मैंने 161 की डिमांड निकाली है, सुबह जाके पैसे रिकवर कर ले। टैक्स पेयर खुदकुशी करेगा जाके। मिलर ट्रैक्टर के ऊपर एक आईआरओ कहता है मैंने एडिशन कर दिया 111 की सुप्रीम कोर्ट की इस केस की बेसिस के ऊपर, और मेरी रिकन्सिलेशन ही उसने नहीं चेक की, ना मुझे रिकनसाइल करने का मौका दिया, पैसे वो रिकवर कर ले। रिफंड्स में होंडा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि आपके पास पार्स नहीं है 170(4) में असेसमेंट को चेंज करने की या मेरी चार्जेबिलिटी को चेंज करने के लिए। अभी भी 170(4) में आप देख लें 100 में से 95 नोटिस में वो यही कर रहे हैं कि हम इसको फाइनल ना कर दें, इसको मिनिमम ना कर दें, इसको रिजेक्ट ना कर दें। तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी हुई है। अब आप लंगड़ियाल ला भी क्लियर है लेकिन नहीं मानते। इवन रिफंड को टाइम लिमिटेशन पे रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई मैंने आपके अब बैंक में मैं पैसे रखवाता हूँ, 10 साल नहीं रहने जाता, अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, वो कहेगा पैसे आपके ख़त्म हो गए हैं, मेरी ट्रस्ट मनी है ना। आप फिर कहें कि मेरी डिमांड भी 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी या 3 साल के बाद, फाइल को मैं गायब करा आता हूँ या निकल जाता हूँ, तो डिमांड फिर कहें वो भी वैनिश हो जाएगी। इस हद तक एफबीआर के लोग इन जस्टिस पे चले गए हैं और इनकी ट्रेनिंग ऐसी कर दी गई है कि ये मेजॉरिटी के लोग ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी की तरफ प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई पैसे रिकवर करें, और फिर वहाँ पे उनके साथ लिंक कर दिया, उनको लालच दे दी गई है रिवार्ड्स की। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है कि ग्रीड इज़ द इन्वेंटर ऑफ इनजस्टिस। अब ग्रीड ये नहीं है कि उन्होंने लिफाफे ही पकड़ने हैं, एक ग्रीड ये भी है कि मुझे 4 रिवार्ड मिलने हैं। भाई आपने जिस बंदे से रिकवर कर लिया है बिल्स पाकिस्तान की बेसिस पे, मिलत ट्रैक्टर के ऊपर, वाइज कम्युनिकेशन के ऊपर, आप देखो आईआरओ की कैपेसिटी क्या है, आपने उसको सुपर सुप्रीम कोर्ट कह दिया। आपने इस लॉ में ये लिखा है कि उसके ऑर्डर को कोई एनालिसिस करेगा, कोई कमेटी बैठेगी। पहले कोई सैनिटी प्रिवेल कर रही थी, चीफ कमिश्नर और 3 सीनियर कमिश्नर बैठ के बैंक अकाउंट अटैचमेंट का फैसला करते थे। आपने क्या, अब हमारा आईआरओ जो है वो सुपर सुप्रीम अथॉरिटी है, पैसे रिकवर करके लाओ। इनको 138 की गन पकड़ा दी है, जाओ खड़े हो जाओ हर बैंक के पास जाके और वो थैला भर के ले आओ। ये डिज़ास्टर है। आपने सारे जुडिशल सिस्टम को बाईपास कर दिया, मेरे राइट ऑफ अपील को बाईपास कर दिया, फेयर ट्रायल को बाईपास कर दिया। आप टैक्स पेयर को रॉबर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे रॉबर्स आ गए हैं और वो कहेंगे निकालो। बुरी तरह ये फेल होगा और लोग जो मजबूर हैं वो कैश इकॉनमी के ऊपर आएंगे या उनकी पॉकेट भरेंगे उनको लिफाफे दे के, या यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। सर बट साहब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे रहनुमाई चाहूँगा। हमारे यहाँ 2 तरह की असेसमेंट होती है, एक अंडर द टेबल, एक अबव द टेबल।
अंदर टेबल तो सबको पता है जी कि असेसमेंट ठीक हो गई, ख़त्म हो गई, और अफसर की प्रेफरेंस भी होती है कि जी कि 90% तक की जो जजमेंट असेसमेंट्स हैं वो अंदर टेबल हो जाए। अब जो ये कानून आया है, अरे उनके लिए आया है जो अबव द टेबल है, एक शख्स मेरिट पे है, वो चाहता है जी कि मुझे इंसाफ मिले, और ऑफिसर कहता है जी कि मेरा रेट ख़राब ना हो। मैं ओपन बात कर रहा हूँ, रेट वो क्लियर बात होती है जी कि हमारा रेट ख़राब हो रहा है। मार्केट में अगर हमने 2 केस फ्री कर दिए, मेरिट पे कर दिए, तो बाकी जो हमने 8 अंदर टेबल किए हैं वो भी मेरिट वाले केस थे। मुझसे बड़े हाई लेवल पे बात हुई है जी कि आप करप्शन की, आप इनकी रहनुमाई, इनका हमें पॉइंट आउट करें। मैंने जी कि करप्शन तो होती ही नहीं यहाँ पे, यहाँ 2 नंबर काम ही नहीं होता, ना जायज़ काम के पैसे लिए जाते हैं। तो मैं ना, काम जायज़ होता है, मारेंगे ये भी घसीटेंगे नहीं, और मैं करना वही है जो होना है, मैंने जी कि लेकिन घसीटेंगे नहीं आप। मैं ऐसी एग्जांपल कहाँ से उसमें दूँ पैसे लगते हैं। जो कि किसी ने, अफसर ने अपने अख्तियारात से तजावज़ की हो। अफसर तो अपने अख्तियारात में रह के काम कर रहे हैं। किसी को नजायज़ अब फायदा टैक्स लगा दिया है, उस पर तो कोई करप्शन साबित ही नहीं हो सकती। अब जिसको रिलीफ बनता है वो दे दिया, उससे पैसे ले लिए हैं, तो उसकी मैं कहाँ से करप्शन साबित करूँगा? उसका रिलीफ बनता था, दे दिया उसको। तो अब अंडर द टेबल और अबव द टेबल, अब सिंपल सी बात ये है कि क्या इस कानून के आने के बाद ये ऐसे लोगों को जो मेरिट पे आना चाह रहे हैं, अपने केसेस को करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अफसर क्या करता है, वो कहता है कि रेट ख़राब ना हो जाए मेरा, और उसने उसके टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ फैसला करना ही करना है कि जी आप अपील में जाएँ, ख़त्म करवाएँ। अब यहाँ तक तो मामला आ रहा है, ठीक रहा है कि चलो हम अपील में गए, फर्स्ट फोरम पे नहीं, सेकंड फोरम पे हमें रिलीफ मिल गया, नहीं तो थर्ड फोरम पर रिलीफ मिल गया। अब मीनवाइल क्या वो अफसर चाहेगा नहीं कि मैं इधर अपना खौफ पैदा करूँ इन लोगों को जो कि मेरिट पे काम करवाना चाह रहे हैं, ताकि मैं इनके अगले दिन बैंक बंद करूँ, रिकवरी करूँ, और फिर मेरे पास अगले केस जब मैं करूँ तो भागे भागे आए हो कहें जी कि हम हाजिर हैं, अब मेरिट पे मैंने वो काम। पहले ही कह दिया कि अब क्या होगा, यहाँ तो लोग निकाल लेंगे सारे पैसे बैंक से, फिर इसके बाद अरेस्ट ही है ना, जिनको पता है कि मेरे साथ, यहाँ फिर वो मजबूरन उसको पूरा करेंगे उसके लिफाफे को, यहाँ जिसकी कैपेसिटी है वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। ऐसा निज़ाम दुनिया में कहीं है कि आप कह रहे हैं जी मेरा जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल का ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर, यहाँ तो फिर आप लॉ में अमेंडमेंट लाएं कि भाई उस ऑफिसर ने जो रिकवरी कर ली है करने दें उसको। अपील का राइट तो मेरे पास नहीं ख़त्म होता ना, अगर अपील में वो रिवर्स हो गया तो उसको फिर घर भेजेंगे, कोई उसके ऊपर आप फाइनेंशियल बर्डन, उसको कोई थ्रेट दें, आप उसको प्रमोट करके कहते हैं ये सुप्रीम से आईआरओ से अब सुपर आईआरओ बन गया। असेसमेंट की रिवर्सल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिफंड जितना जो रोक दे वो सबसे बेहतर काबिल अफसर है। जो मल्टी मिलियंस बिलियंस की डिमांड निकाले, भाई उस डिमांड की फेड क्या है, 0% अगर नीचे रह गया है तो वो तो आपको गिलास तोड़ा 12 आने का एक्सपेंस पड़ा है। एफबीआर ये नहीं समझ रहा कि मेरा कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आ रहा है, ये इसी टैक्स पेयर के पैसे से आ रहा है ना। ऑफिस चल रहा है, ऑफिस का सेटअप वो कमिश्नर अपील अपने घर से तो नहीं ला रहा, इसी टैक्स के पैसे को आप वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और आपने कहा जी मैंने आज रिकवरी कर लिया है और वो रिवर्सल हो जाए तो फिर आप रिफ़ंड लेने के लिए उसको अगले 10 साल धक्के खाने पड़ेंगे। बर्डन और बेनिफिट को आप बैलेंस करें और किसी सेंसिबल बंदे को इनकम टैक्स ला पढ़ाएँ। ये ऊपर मैं यही कहूँगा, रॉबर्स माइंडसेट के लोग आ गए हैं जो ये नहीं देख रहे कि ये टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्टर एक पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। टैक्स पेयर जो है वो सर्वाइव करेगा तो टैक्स कलेक्शन होगी, तो आगे निज़ाम चलना है। आपने अगर वो उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया तो अगले दिन वहाँ पे उसे मरी मुर्गी से अंडा तो नहीं निकाल सकते ना, हराम फिर खाएंगे तो खा लें आप जितना खा सकते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को खाना शुरू हो जाएंगे। ये निज़ाम की बर्बादी की तरफ पहला कदम है ये ऑर्डिनेंस। आपने पहले भी बताया था लाहौर में हुआ है यही दो एक। हाँ तो वो उनकी मुर्गी मर गई ना, उन्होंने एक दूसरे पे गोलियां निकाल ली। ये हमारा हक बनता था वो तो हमारा। देखिए एक कुदरत का निज़ाम है, बेसिकली एक्सपोज नेचर कर रही होती है। अब किसी बंदे की आग लग गई ना वहाँ पे, चल तो ऐसे ही रहे, तो वो इसी तरह यही निज़ाम है। आप टैक्स पेयर को किस हद तक दबाएंगे कि वो पूरे निज़ाम में से निकल जाए। जी सेक्शन है 2 रिकवरी के, 138 और 140। हाँ जी। 138
चैप्टर नंबर 15 है उसका रूल का, वो डील करता है, और 140 को चैप्टर नंबर 16 है रूल्स का, वो डील करता है। अब 138 और 140 दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शन हैं। कुछ अदालतों के फैसले आए तो ज़रूर हैं कि जी कि हम 138 ज़रूर दें जब आपने 140 की तरफ जाना है। बिफोर 140। हाँ, लेकिन 140 रूल जो आपका चैप्टर 16 है वो इस पर पाबंद नहीं करता अफसर को कि जी कि वो इंडिपेंडेंट करता है। वो कहता है जी कि चैप्टर नंबर जो 15 है, वो जो चैप्टर नंबर 16 है वो इंडिपेंडेंट है आपस में। अब पूछना रही है आपसे, रहनुमाई चाहिए कि 138 का जो रिकवरी का मोड है वो इस वक्त पिछले 10 सालों में मैंने नहीं देखा कोई एक मोड उस पर 1% भी अमल हुआ हो। रिकवरी 138 की तरफ महकमा गया हो, 1% भी मेरी नज़र में नहीं गुजरा कोई साज और नादर कोई केस हो। तो अब ये जो 140 का जो प्रोविजन है, बड़ी हाज प्रोविजन है, और उस सूरत में होनी चाहिए जब वहाँ ऑफिसर लिख दे कि 138 ऑल मोड्स लैब्स एंड वी फेल्ड to collect the money from the taxpayer estate, taxpayer assets, then now we are going to 140। तो क्या 138 को एक्सरसाइज किए बगैर 140 पे जाना और उसको इंडिपेंडेंट करना एक दानिशमंदी है? दानिश वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। आपको याद है ये IMF ने क्या कहा था कि पाकिस्तान का निज़ाम नाइंसाफ़ी के साथ बेहुदा हो गया। ये बेहूदगी की एग्जाम्पल है। पाकिस्तान LNG का फ़ैसला बड़ा क्लियर है, वो विजडम है जज साहब का। और अगर हर स्टेज पे 138 इंटीमेशन है बिफोर इनिशिएटिंग एक्सट्रीम रिकवरी मेजर्स। 140 तो बैंक अकाउंट अटैचमेंट है। इन्होंने बेसिकली सारे लॉ को, सारे रूल्स को, सारी जजमेंट्स को बाईपास कर दिया है। 140 की भी सेम वर्डिंग है, उसको भी आप सुन लें। वो अमेंडमेंट जो मैंने पढ़ी थी वो 3A है 138 में। इसके बाद 140 में 6A इंडक्ट किया गया। सेम वर्ड्स हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ और एनी रूल, एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, फोरम और अथॉरिटी, द टैक्स पेएबल अंडर द एनी असेसमेंट ऑर्डर शैल बिकम इमीडिएटली रिकवरेबल। और उसके बाद फिर वही बात कर रहे हैं, under any other provision or the said decision or judgment in case the issue giving rise to the tax payable is decided by a high court or supreme court। सेम वर्डिंग जो 138 की है वही 140 में 6A डाल दिया। जब आपने कह दिया ना मैंने सारे रूल्स, सारा लॉ, सारे डिसीजन को बाईपास कर दिया है, फिर माई वर्ड इज़ लॉ, आई एम द किंग एंड आई एम अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडियन रेवेन्यू। बस ये जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे। अभी पता नहीं कि लोग गए हैं कि नहीं। अग्रीव्ड पर्सन को जाना चाहिए जिसकी रिकवरी हो, जिसकी रिकवरी ऐसे कर ले, ये देख रहे हैं ना कि हम कैसे करें, उसको जाना चाहिए डायरेक्ट हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199। छोड़ दें उस जजमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं इन्होंने सस्पेंड कर दिया। एक तो इसका वेट भी हो रहा ना, एक्ट बन जाए तो फिर उसको अमेंड करें। सर आज की डेट में ये इफेक्टिव है। सर होता पता क्या है, अब हमारी हाई कोर्ट भी तो माशाल्लाह आज मैं इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करूँगा, 3 दिन बाद एक्ट बन गया तो मेरी रेट इन्फ्रेचुअस होगी। मैंने इसीलिए कहा एग्रीव्ड पर्सन का मतलब है जिसके पैसे बैंक में डेबिट होंगे वो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो अग्रीव एक पर्सन बंदा रुकेगा तो बाकी सब के ऊपर अप्लाई होगा। अब वो 26वीं अमेंडमेंट आई है, उसमें बड़ा क्लियर लिख दिया 199 के अंदर कि जज पीरियड से बाहर अब नहीं जा सकेगा। हाँ जी, तो ये देखें अब चलिए वो कॉमन सेंस की बात है। देखें 199 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ है, बिल्कुल सही। उसको ऊपर ना करें, वो ठीक है। आप अगर गए हैं एक इशू पे, उसी पे जज को भी रहने दें। नहीं, उसी इशू पे है ना आज ये ऑर्डिनेंस एक्ट बनता है तो फिर हमारे इशू वो उसके फिर लिए आप अमेंडेड रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। कभी भी कहते लॉ इज़ नॉट अ क्लोज शॉप। आप अमेंडेड प्रोविजन रिट की वहाँ से परमिशन ले लें, नई रिट फाइल कर दें अगर अमेंडमेंट आ गई है। ये डिपेंड करता है, आप अगर प्रेयर को ओपन एंडेड छोड़ देंगे ना, फिर तो जो चाहे पिटीशन करेगा मुझे ये भी दे दें और वो भी दे दें। तो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करें, कंपोज रखें चीज़ों को, वो नहीं इशू कोई, वो लॉजिकल बात की है। इसके पास वो जो
175A है, उसके बारे में थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें। 175A भी इन्होंने वो सारे सब चीज़ों को बाईपास कर दिया है कि जैसे वही है कि रात के अंधेरे में जिसकी मर्ज़ी होगी उसने कहा भी मैं आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है, फैक्ट्री चलानी है या मेरे हिसाब करना है। ये बहुत बुरा इन्होंने किया है। आप सिस्टम को चलने देते, उसको बताते हम ये करने लगे हैं। जैसे पहले आप निज़ाम आपका चल रहा था, 40B थी, आप जाते थे वहाँ पे, आपने कहा जी अब हमारी मर्ज़ी है। इनकम टैक्स में भी आपने डबल एज वहाँ पे तलवार लगा दी है ना कि सेल टैक्स के लोग पीछे बैठे हुए हैं, आज वही लोग इनकम टैक्स की टोपी पहन के आ जाएंगे 175 में कि उधर अगर कोर्ट रोक देगी तो हमारे पास दूसरा लॉ आ गया। इसमें सर ऐसे था कि अभी 13,000 अरब जो पूरा करना है, मुझे तो लग रहा है कि उसको पूरा करने के लिए IMF की कंडीशंस को, तो IMF के आगे अपना एक अच्छा इमेज पैदा करने के लिए हम स्टेट जो स्पॉन्सर्ड रॉबरी है वो कर रहे हैं। 38 में मेरे पास कई ऐसे केस आए हैं कि टीमें गई हैं, पुलिस वाले गए हैं इधर और साथ में डाले गए हैं बावर्दी, और उन्होंने जाकर हरासमेंट की है, चेक बुकें ली हैं, चेक लिखवाए हैं करोड़ों रुपए के जी कि आपका इतना डिफॉल्ट है, ऐसा ऑर्डर भी कोई पास नहीं हुआ और चेक लेके अगले दिन CPR बन गए हैं। तो ये तो सेल टैक्स में हो रहा था, अब इनकम टैक्स में भी काम शुरू हो जाएगा 175A। तो एक बेसिकली हम किस तरफ जा रहे हैं, रे क्या सिविलाइज माशरा हमारा, अब आप फिर IMF की बात करेंगे, उन्होंने कह दिया, लेकिन हम जा रहे हैं रूल ऑफ जंगल पे। तो माई वर्ड इज लॉ, आई एम द किंग। तो इसमें जंगल में किंग कौन होता है? जिसके पास डंडा है। तो इसमें हमारी अदालतों क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुहाफिज है। मैंने कहा आप अग्रीड पर्सन जाए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसको उठा के डस्टबिन में फेंकेगी। आप कोई यहाँ देखे ना, मुल्तान में कोई हुआ ये, किसी की रिकवरी की है अभी? सर देखे ना, अब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशल रिव्यू। हाँ। जुडिशल रिव्यू है कि जी के डॉक्ट्रिन है हमारे 1803 में मार्शल जज जो जज थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि पहली बार के हम असम्बली का कानून को भी शट अपना अल्ट्रा वायर कर सकते हैं। तो अब अदालतों के पास भी इतना सर अख्तियार तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी है, वरना तो ये किंगशिप बन जाएगी। सर आप सही अगर ये कह दें कि पार्लियामेंटेरियन जो हमने बना दिया है वो मुकद्दस गाय है, अदालत में तो फिर ख़त्म हो गई। आप सही फरमा रहे हैं, बट साहब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करेंगे ना, आप कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया है, ख़त्म हो गया। अब हमारा जब बच्चा जाता है ना LLB का लॉ गेट टेक्स्ट पास करने, तो उससे सबसे पहले 10 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की नज़रिया ज़रूरत, जिसमें नज़रिया ज़रूरत ईजाद कैसे हुआ था फर्स्ट टाइम। तब नज़रिया ज़रूरत हमारी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रेसिडेंट्स का हिस्सा बना के बैठा है। तो अदालतें तो वो मानती है कि वो कहते हैं नज़रिया ज़रूरत था, इस वक्त IMF का तकाजा है, पैसे पूरे करने हैं, चाबियाँ हवाले करें। अदालतें भी यही काम कर रही हैं। जो मैं सॉरी तो से मैं यही बात करूँगा, किसी फोरम पे आप किसी हाई कोर्ट चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, तो सबसे पहले यही होता है जी कि आप टैक्स पेयर हैं, पहले आप टैक्स जमा करा दें, फिर 50% जमा करा दें, 30% जमा करा दें। 30% वाली कंडीशन हाई कोर्ट में अब तक वो बैठी है और उसके ऊपर 3 बेंच जजमेंट भी, अपना पंजाब का फैसला भी आ गया। जायज़ लगा भैया, नहीं बिल्कुल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वही नज़रिया ज़रूरत ही चल रहा है अब तक। हम अदालतों में भी उसी में हम उनकी तनख्वाहें भी वहीं से पूरी हो रही हैं। मैंने उसी की बात की थी कि जब आप ले लें 30%, जब वापस करना पड़े तो फिर बंदे को भी साथ घर भेजें। आप देखिए रिवर्सल तो किसी स्टेज के ऊपर होनी है, इनको भी पता है। ट्राइब्यूनल से नहीं होगा तो हाई कोर्ट से हो जाएगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स होगा। जिस तरह की असेसमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, आप इनकी सक्सेस की रेशो देखिए, सिंगल डिजिट में है रेशो, सिंगल डिजिट में होगी परसेंटेज वाइज, 4 to 5% है बस। फिर अगर आपका 96% टैक्स डिमांड वो कूड़ेदान में चला जाता है, तो आपने सारी इतनी बड़ी मशीनरी को बर्डन किया हुआ है ना। अब सबको फारग कर दें और जैसे अब AI की बेसिस ऊपर रिकवरी वो असेसमेंट वाला सिस्टम ले, ऑटोमेटेड सिस्टम ले के आएँ, इनको छुट्टी करा के देखें 2 महीने, उन 2 महीनों में सिस्टम बेस रिकवरी आप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या हुई है। ये जो डिमांड है 1 बिलियन की या 10 बिलियन की, और नेट रिजल्ट उसका अगर 0 है तो वो तो मुझे कॉस्ट कर ही गई है। आपने भी अब कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन के ऊपर इनका कोई हिसाब ही नहीं है कि हमें इसकी लिटिगेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है, कहते बस जाके डिफेंड करो। बट साहब जहाँ तक आज का बड़ा अच्छा सेशन रहा है और मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ
कि जब तक 138 का नोटिस देकर आप 140, वैसे 140 तो वैसे भी बहुत ही हार्श स्तर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर चीफ कमिश्नर्स और कमेटीज तस्वर करती थी कि जी के ये टैक्स हम सुप्रीम कोर्ट तक विन करेंगे और ये बिल्कुल ठीक लगाया है, एक जुडिशल रिव्यू हो जाता है उस अफसर के फैसले का, तो उसके बाद 140 की तरफ महकमा जाता था। अब 138 और अब 140 डायरेक्ट बगैर जारी किए, इसमें एक तो उन्होंने मना कर दिया जी कि जब जो जजमेंट आपने LNG इस्लामाबाद और फिर इधर से माय लॉर्ड जस्टिस राहिल कामरान साहब की जजमेंट पंजाब से आई हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से, कि हर अपील के फोरम के बाद, हर कमिश्नर अपील के बाद, ATIR के बाद, हाई कोर्ट के बाद 138 का नोटिस सर्विस करवाना लाजमी है। अब इस जजमेंट के बाद दूसरा, जब आप फर्स्ट अपील के फोरम से केस हारते हैं तो उसके बाद आपने जाना है हाई कोर्ट, चाहे फर्स्ट अपील कमीशन अपील है, चाहे ATIR है, आपने हाई कोर्ट जाना है। तो उन दोनों सूरतों में आपको 30 डेज़ का लॉ टाइम देता है जी कि आपकी से रिकवरी नहीं की जाएगी। अब इस लॉ के बाद जहाँ तक हम समझे हैं और डिस्कस किया है कि अब महकमा दोनों सूरतों में रिकवरी कर सकता है। अब हाई कोर्ट के लॉ अगर वो समझता है जी कि जजमेंट्स हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से किसी जो फैसला आपने किया है वो उस पर बेस करता है, तो बैंक से पैसे निकाल लेंगे। अब उनको 30 डेज जो कानून दे रहा है अख्तियार, क्योंकि नॉट बाई स्टैंडिंग की नॉट बाई स्टैंडिंग की प्रोविजन करके नेक्स्ट सेकंड नॉन ऑब्सोलीट क्लास इन्होंने डाल दी है, तो इसका मतलब वो प्रोविजन भी बाईपास हो गई है। अब हाई कोर्ट जाने का भी कोई स्टे नहीं है। एग्जांपल दिया, फिर दोबारा देता हूँ। आप लोग बैंक में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे डकैत आ जाएं तो वो आपको बताएगा कि जी मैं आपसे पैसे लेने लगा हूँ, भाग सकते हो तो भाग जाओ, कहेगा ना निकालो। तो बैंक में FBR का बंदा 138 और 140 की गन लेके जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं है उस रॉबर में और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी में, कोई फ़र्क नहीं। अब ना मैं जो बात कर रहा था ना भट्ट साहब, इसमें रह के अब ये केस अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल में जाकर सिर्फ सारा कुछ छोड़ दें, वो तो है ना मेरिट के ऊपर क्या बनेगा, डिमांड की फेट। भाई रिकवरी आज वो करके ले गया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपको इस टाइम बचा सकती है और कुछ नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। और मेन वाइल अगर नहीं होता अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो क्या ट्रिब्यूनल अगर मेरे हक में फ़ैसला कर दे तो हाई कोर्ट से वो फैसला मेरे हक में हो जाए, जैसे आपने फरमाया कि MCB या किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का गलत कोर्ट करके फ़र्क आ दिया, आप ये समझ नहीं रहे। अब अगर मेरे हक में फैसला हो जाता है और पैसे मेरे निकल चुके हैं साल पहले के, हाँ जी, अब उस सूरत में इस पर कोई कानून के अंदर प्रोविजन है कि मुझे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मिलेगा? मेरा पैसा जो कि इस बात पर इसलिए ले लिया गया साल पहले कि मैं फाल करता हूँ उस एक गलत जजमेंट कोर्ट करने के ऊपर। आपको किसने कहा कि आपको साल बाद पैसे मिल जाएंगे? आप कह रहे हैं कि मुझे वो आता है कंपनसेशन कंपनसेशन के ऊपर भी फिर टैक्स लेता है गवर्नमेंट जी, ऐसी वो ले सकते हैं, मेरी इनकम है। उसके बाद इन्होंने कहना है कि अब आप इंतज़ार करें कि हम एडिशनल टैक्स लगाने, डिफॉल्ट पे एडिशनल टैक्स लगाने का रेट और है और कंपनसेशन मैंने वो बात की है बर्डन और बेनिफिट। ये वहाँ पे अगर किसी अल्लाह के बंदे को समझ आ जाए, अगर आप टैक्सेशन के निज़ाम को फेयरली चलना चाहते हैं कि लोग कंट्रीब्यूट करें, लोग गालियाँ ना निकालें, बर्बाद हो जाएगी ना चीज़ें ऐसी। बर्डन के साथ बेनिफिट को इक्वल करें। रिफ़ंड मेरा बेनिफिट है, पेमेंट के बाद उसकी रिवर्सल मेरा बेनिफिट है, और रिवर्सल के साथ साथ उस बंदे को पनिश करना भी मेरा बेनिफिट है। इसमें सर फिर पनिश का तरीका तो यही बनता है कि जो कंपनसेशन हो उसकी पॉकेट से हो। आप उसको सिर्फ घर भेजें। आप देखें असेसमेंट का बोर्ड का एक सर्कुलर है, अगर 5 असेसमेंट रिवर्स होंगी ये मिसकंडक्ट है। आपकी बगाई साहब की सारी उम्र गुजर गई है, किसी बंदे को असेसमेंट की रिवर्सल के ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज लगा आज तक? बट साहब मैंने इसका एक तरीका निकाला था ताकि वो ऑटोमेटिक हो सके। 92 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स था तो मैंने जो है जो प्रपोजल दी थी कि इनके जो है कोड में बुलवाया ऑफिसर के, और जो भी यानी इनकी असेसमेंट होने के बाद आगे फाइनल यानी कंक्लूड होने तक वो उस केस को, तो जो भी यानी फाइनल पोजीशन हो जाएगी वो उसको ले लें और देखें कि इसकी असेसमेंट में कितने परसेंट यानी मेंटेन रही है और कितने परसेंट डिलीट हुई है, और उसका फिर आगे जो है ना उसकी परफॉर्मेंस या जो भी उसका जो है होता है। मेरा सवाल ये है कि उसका मिसकंडक्ट का चार्ज
किसी ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर पे आज तक लगा है किसी जिसकी किसी 5 कभी नहीं, असेसमेंट? कभी नहीं। आप देखें आईआरएस में 2014 से आईआरएस आया है, अब उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड अफसर का बन रहा है कि किस अफसर ने कितने ऑर्डर कितनी डिमांड बनाई है और उसके बाद अपील में जाके उसका क्या फेट आप है। मुल्तान टैक्स बार से राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन में चेयरमैन से कहें एक डेटाबेस बनाए असेसिंग ऑफिसर वाइज कि उसकी हिस्ट्री में कितनी असेसमेंट, उसकी नाम फेट- ना उसकी पूछें फेट क्या उसकी हुई? फेट क्या है, जिसने स्टैंड किया है फर्स्ट सेकंड अपील के ऊपर। और ऐसे लोगों की अगर रेशो 50% भी अगर स्टैंड कर जाती है उनको रिटेन करें, बाकी को ना तो प्रमोशन दें ना रिटेन करें, उनको घर भेजें। सर उनका क्राइटेरिया तो या ट्रेनिंग में भेज दें। प्रमोशन सर का ट्रेनिंग नहीं है, आप देखिए ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, अब प्रमोशन की बात ही नहीं है। आपने अगर 50% फ्रीवलस बोगस फेक टैक्स डिमांड निकाली है, उसका जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का बर्डन है, स्टेट ने आपकी नाअहली, इनकम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी का बर्डन लिया है मेरे पैसे से। मैंने टैक्स कंट्रीब्यूट किया, आपने एफबीआर के वकीलों को दिया एक जाहिल ऑफिसर की असेसमेंट को डिफेंड करते हुए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे ख़त्म हो गई। उसको घर भेजें, उसकी रिकवरी करें। सर मुल्क को चल ही हमारा उसी से रहा है, अब क्या करें वो। सर आपको किसी दिन तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, मुल्क चल थोड़ा रहा है। आपने अब ये जो लॉ ले लिया है, ये टैक्सेशन के निज़ाम की बर्बादी की तरफ पहला आपने कतरा डाल दिया है। आज तक इतनी प्रैक्टिस में आपने सुना कि आपने नोटिस ही नहीं देना, और कोई अपील में कंफर्म नहीं हो रहा। उस सुप्रीम अथॉरिटी इनलैंड रेवेन्यू एक आईआर ने कहा उसको ऊपर कि बेल मैंने करें। ये ABC XYZ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे या हाई कोर्ट के फैसले पे डिमांड निकाली है, चलो कान पकड़ लो। सर बट साहब ऐसे है कि अब जब से FATF का मामला है हमारा बजट है आई जो हम 13 अरब पे ले गए हैं, 13,000 अरब पे, तो हम आप नहीं समझते हम हालत जंग में हैं। और हालत जंग में वो कहते हैं जी कि जो होता है कोरोलेटिव कि राम इस्तेमाल होती है डैमेजेस, कि वो अगर कोई हमारा जहाज़ जा रहा है दुश्मन के इलाके में, अपने दो एक फौजी मरते भी हैं तो कहते हैं बम मार दो, हम वहाँ पर हम बड़ी तबाही मचाएंगे, उनका बराबर 99% नुकसान कर रहेंगे। तो क्या वो हुकूमत इस सेंस में तो नहीं इस लॉ को लेके आ रही कि यार अगर छोटा मोटा कोई कारोबार बंद होता है, कोई 10 इंडस्ट्रियाँ बंद होती हैं, कुछ सेक्टर तबाह भी हो जाते हैं, लेकिन चलो हम इस फाइनेंशियली जो कुछ नहीं, इसमें तो सारे इफेक्ट होंगे। इकतसादी प्रॉब्लम्स हैं हम इससे सारी सर्वाइव कर जाएं। अब मैंने आपको कॉमन सेंस की बात करें, आप बैंक में बैठे हैं और आके एक निकाब पहन के डाकू आता है और दूसरा वो 138 की गन लेके आता है, तो आप क्या सर करेंगे? हालत जंग में है, मजबूरी है हमारी। ये जंग बेसिकली अवाम की टैक्सेशन निज़ाम के ख़िलाफ़ है। होना तो चाहिए। आप चाह रहे हैं कि इस निज़ाम को लोग दफन कर दें, आप रिकवरी पे इस हद तक ले आए हैं। आप अगर इसकी सेंस देखें, अपीलें तो मेरी सारी साइड पे पड़ी हैं। आपने कहा जिस दिन मेरे IRO ने फ़ैसला किया, और उस IRO की अपनी कॉम्पिटेंस क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्लाई करेगा कि मैंने इस बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला किया। सिर्फ तो यही कह सकते हैं कि अस्तगफार की तस्बीह पढ़ें। आधे घंटे में रिकवरी हो जाएगी। हाँ जी। तो इसका मतलब कि ऑफिसर्स FBR के एक एक बैंकों में बैठा करेंगे अब। ऑफिसर्स की ना बात ना करें, SSAIR की, सही सही। ये नई टर्म बनेगी अभी। बट साहब अब तो रिकवरी का तरीका पहले तो होता था ना, देखते थे किस बैंक ब्रांच में है। अब उनका जो तरीकाकार ये हो गया है कि जितने पाकिस्तान के बैंक हैं ना, वो रिकवरी का सबको यानी वो यानी 140 वाला नोटिस जो है ना, वो उसके जो पर्सन होता है ना हेड ऑफिस में, उसको भेज देते हैं। अच्छा, अब वो जो है ना अपने सिस्टम में से देखता है कि हमारी किस ब्रांच में इस बंदे का अकाउंट है, क्योंकि वहीं से पता चलता है। अब वो उसी रेलिवेंट ब्रांच को ही भेजता है। पहले तो होता था ना कि उनको पता ही नहीं चलता था किस किस ब्रांच में है। आप ओपिनियन लें अपने दोस्तों की जो टेबल के उस साइड पे बैठे हैं। मेरा ख्याल है मोर देन 50% लोग इसके अगेंस्ट होंगे कि ये गलत है। सर आप टैक्स पेयर को स्नब कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि वो देखिए, ये निज़ाम अगर आपने किसी के ये पैसे ले लिए तो वो अदालतों से तो जाएगा ही। जो उसने आपको देनी है ना बददुआएं, उसकी कीमत फिर आपने खुद देनी है। स्टेट ने कहा जाके रिकवरी करके ले आओ, और आपने जाके उसमें से सारे फंड उसके निकाल लिए, हो सकते है उसका टोटल कैपिटल ही वही हो।
और वापस देने के लिए आपके पास वो पार नहीं है जो रिकवरी करने की पार है। वापस- वापस करने के लिए फिर कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, मेंबर ऑपरेशन कहते हैं आप नहीं, साइड वापस पे हो जाइए। लेने के लिए वो पूरे नहीं मिलते पैसे, एक तो डिले हो जाता है सवाल है। और बाकी पूरे भी नहीं मिलते। अपील इफेक्ट देते देते सर वो साल 2 साल लगा देते हैं, या कोई और क्योंकि वो नहीं- भी चले जाते इफेक्ट के लिए हैं जी, अपील इफेक्ट के लिए भी चले हजारों जाते हैं कंप्लेंट एफटीओ के पास अपील इफेक्ट की पड़ी हुई है। सर। अपील इफेक्ट के लिए वो एफटीओ कहता है कि ये जुरिस्डिक्शन मैटर है, तो उसके लिए वो टाइम लिमिट कहते हैं जब तक पूरी नहीं होती, जब टाइम लिमिट पूरी हो जाए उसके बाद आप मेरे पास हैं, उससे पहले आप मेरे पास आ ही नहीं लेकिन सकते। आप देखिए अपील इफेक्ट में डायरेक्ट रिलीफ में 2 महीने का टाइम है ना, तो 2 महीने के बाद उसने 61वें दिन तक करना है। जी सर, वो डायरेक्ट रिलीफ में भी मैं खुद हाँ, मैं समझता हूँ नहीं दे रही, हाँ FTO नहीं के दे पास रहे लोग क्यों जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। जी। तो आपने ना निज़ाम को ले गए हैं सिर्फ वन साइडेड। मतलब उतनी देर में किसी और साल में किसी और इशू में वो नई डिमांड क्रिएट करें। मैंने अभी क्या कहा है कि भाई अगर ये चीज़ आ भी जाएगी ना, इमरान साहब ने कहा था कि मुझे साल बाद रिवर्स होता है, मैंने कहा आप अगले 10 साल सोचें, 6 साल की लिमिटेशन तो रिकवरी की आती है, अगले 6 साल में बराबर कर देंगे, लगते रहो ना आपको। नई कोई डिमांड क्रिएट हो जाएगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ज़ीरो सम गेम है FBR जो कर रहा है, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना सिवाय टैक्सेशन निज़ाम की बर्बादी के। अकल के नाखून ले लें लंगड़ियाल साहब को अगर कोई बंदा समझा दे। थैंक यू। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी और सीनियर मेंबरान मुल्तान टैक्स बार, और वैसजाद भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हम इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने आज हमें टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 पर रहनुमाई फरमाई। अल्लाह हाफिज़।